दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जोड़ दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। चलो तो अब कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। हाँ, वो कुणाल ही था जो खून से लथपथ सड़क पर मुंह के बल पड़ा हुआ था और अब उसका सिर समीर की गोद में था। समीर बिना पलके झपकाए कुणाल के चेहरे को ऐसे तो देख रहा था जैसे कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसकी आंखें देख रही थीं, वो सच भी हो सकता है। और फिर अचानक ही समीर कुणाल को आवाज देने लगा और कहने लगा, उठो कुणाल, उठो कुणाल, उठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। देखो कुणाल, प्लीज मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक मत करो और भगवान के लिए सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख लो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ समीर। समीर पागलों की तरह कुणाल को पुकार रहा था कि तभी अचानक ही कुणाल ने अपनी आंखें खोली तो समीर की तो जैसे जान में जान आ गई थी। कुणाल ने अपने कांपते हुए होठों को हल्का सा हिलाया और बहुत ही धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया, लेकिन समीर को कुछ समझ ही नहीं आया कि कुणाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए समीर अपना कान कुणाल के होठों के बहुत करीब ले गया तो कुणाल ने फिर से अपने कांपते होठों को थोड़ा सा हिलाया और फिर उसने समीर से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर समीर अंदर तक हिल गया था। कुणाल ने बहुत ही टूटे फूटे शब्दों में समीर के कान में जो बात कही थी, उसने समीर को अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। इससे पहले कि समीर कुणाल को कोई भी जवाब दे पाता, कुणाल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। समीर जानता था कि अब ये आंखें दोबारा कभी नहीं खुलेंगी, इसलिए समीर ने कुणाल के सिर पर अपना माथा रखा और फिर कुणाल, कुणाल मेरे भाई चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगा। कुणाल जैसा भी था, लेकिन वो समीर का सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी इस तरह की मौत ने समीर के दिल के ऐसे तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे कि समीर को ऐसा लगा कि अब उसके ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। समीर की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वो लड़की भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई और कुणाल की लाश को खाली और उदास नजरों से देखने लगी। उस लड़की की आंखों में एक भी आंसू नहीं था, वो तो बस चुपचाप दूर खड़ी कुणाल के चेहरे को देख रही थी। उस लड़की के चेहरे पर उभरे भाव को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो कुणाल की मौत से दुखी है या खुश है। समीर की आंखों के सामने वो सारे पल स्लो मोशन में चलने लगे थे जो उसने पिछले कुछ सालों में कुणाल के साथ बिताए थे। कुणाल की मौत ने समीर को इस हद तक तोड़ दिया था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कुणाल ने समीर के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर खुद को आजाद कर लिया और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। समीर ने कुणाल के घर वालों को फोन करके कुणाल के मौत की खबर दी तो कुणाल का एक बड़ा भाई जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता था, वो मौकाए वारदात पर आ पहुंचा। क्योंकि कुणाल के माँ बाप तो कुणाल को उसके बचपन में ही उसके भाई के सहारे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे और तब से ही कुणाल के बड़े भाई ने कुणाल को एक बाप बनकर पाला था। कुणाल का बड़ा भाई भी कुणाल की मौत की खबर सुनकर टूट गया था, क्योंकि उसने कुणाल को अपना बेटा मानकर बहुत ही लाड प्यार से पाला था। कुणाल के मन में बड़े बड़े सपने और ढेरों इच्छाएं थी और जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन अब वो सारी इच्छाएं, सपने और कुछ कर दिखाने का जुनून सब कुछ मिट्टी के नीचे दफन होकर रह गया था। इस मामले में अब पुलिस भी शामिल हो चुकी थी, इसलिए उस लड़की के साथ साथ समीर भी चुपचाप पूरी कार्रवाई को झेल रहा था। कुणाल की मौत एक सड़क दुर्घटना थी, लेकिन फिर भी इस मामले पर पुलिस अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही थी, क्योंकि समीर और उस लड़की ने कुणाल पर जो आरोप लगाए थे और उन्होंने कुणाल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके सिलसिले में पुलिस बार बार उनके घर के चक्कर काट रही थी। आखिरकार समीर को वो एफआईआर वापस लेनी पड़ी, क्योंकि कुणाल तो वैसे ही मर चुका था।
कुणाल ने उस लड़की के साथ जो कुछ भी बुरा किया था, उसे देखकर तो समीर का गुस्सा इतना भड़क उठा था कि वो बार बार एक ही बात कहता था कि वो कुणाल को अपने हाथों से ही मार देगा। लेकिन आज कुणाल की मौत ने समीर के दिल को तोड़कर रख दिया था और अब उसे अपनी ही बात पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि कुणाल सच में समीर का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त था। समीर कुणाल को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन कुदरत ने कुणाल के साथ जो भी किया था उससे तो समीर भी बहुत दुखी था और समीर नहीं जानता था कि अब उसके ये घाव कब भरेंगे। कुणाल का भाई वापस चला गया था क्योंकि वो नौकरी कर रहा था और फिर उसके बीवी बच्चे भी उसका इंतजार कर रहे थे। जिस घर में कुणाल और समीर साथ में रहते थे वो घर कुणाल के नाम पर था और अभी तक उस घर का कोई फैसला नहीं हुआ था कि उस घर को बेच दिया जाए या फिर ऐसे ही पड़ा रहने दें। लेकिन कुणाल के भाई ने समीर से कहा कि वो जब तक चाहे उस घर में रह सकता है। समीर अपना यूपीएससी का एग्जाम दे चुका था, वो तो बस सिर्फ रिजल्ट का इंतजार ही कर रहा था। समीर को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव छोड़कर शहर आना पड़ा था और यहाँ शहर में कुणाल का घर ही उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि समीर हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकता था। कुणाल ने समीर से कहा था, अरे मेरे यार, जब तक तेरा दोस्त जिंदा है तब तक तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तुम जब तक चाहो इस घर में बिना किसी चिंता के बड़े आराम से रह सकते हो। और कुणाल की इसी जिंदादिली के लिए समीर ने भी कुणाल का दिल से शुक्रिया अदा किया था। कुणाल और समीर की मुलाकात कॉलेज के पहले ही दिन हुई थी और तब से ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। कुणाल थोड़ा सा चुलबुला और मनमौजी किस्म का इंसान था, जो हर वक्त लड़कियों के पीछे भागता फिरता था। अगर कोई लड़की एक बार कुणाल से मुस्कुराकर बात कर लेती थी तो वो हाथ धोकर उस लड़की के पीछे पड़ जाता था। वैसे तो कुणाल को कॉलेज में कई बार बेइंतहा प्यार हुआ था, लेकिन उसका ये प्यार कभी भी 1-2 महीने से ज्यादा टिकता ही नहीं था। समीर कुणाल के प्यार को कभी भी सीरियसली नहीं लेता था और वो तो कॉलेज के पहले दिन से ही किताबी कीड़ा था, क्योंकि समीर की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था यूपीएससी में टॉप करके पुलिस अधिकारी बनना। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए समीर ने किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में दाखिल होने ही नहीं दिया था, क्योंकि समीर इन लड़कियों के चक्कर को अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार कोई लड़की जिंदगी में शामिल हो जाए तो फिर जिंदगी के सारे मकसद बदल जाते हैं। और समीर का तो ऐसा मानना था कि ये लड़कियां तो उस बला का नाम है जिसकी वजह से इंसान अपने जज्बातों में ऐसा उलझ जाता है कि पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। और समीर अपने मकसद से भटकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हर लड़की से कोसों दूर ही रहता था। एक बार कुणाल ने समीर से कहा, समीर, भगवान करे कि एक बार तुम्हें भी किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हो जाए जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे। तब समीर ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं तेरे जैसा बदनसीब नहीं हूँ जिसे हर महीने एक नई लड़की से बेशुमार मोहब्बत हो जाती है। और आज जब समीर अपने कमरे में बैठा कुणाल की कही यही सारी बातें याद कर रहा था तो उसके चेहरे पर एक घायल मुस्कान आ गई थी। और फिर अचानक ही कुणाल के आखिरी शब्द समीर के दिमाग में गूंजने लगे और समीर की वो घायल मुस्कान एक ऐसी आग में बदल गई जिसने समीर को अंदर तक जलाकर राख कर दिया था। और उसी वक्त अचानक ही समीर के मुंह से ये शब्द फिसल पड़े, नहीं, ये नहीं हो सकता कुणाल, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और फिर समीर के दिल ने एक मजबूत फैसला किया, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, चाहे फिर वो मेरे मरे हुए दोस्त की आखिरी इच्छा ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं तो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वो लड़की जिसका नाम नित्या था वो अभी भी कुणाल के घर में ही रहती थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। कुणाल के कमरे में बैठी नित्या पता नहीं किस बात का मातम मना रही थी, कुणाल की मौत का या फिर अपनी जिंदगी की बर्बादी का।
शायद नित्या अपनी जिंदगी की बर्बादी का ही अफसोस कर रही थी, क्योंकि जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया था वो उसके हाथों से सजा पाए बिना ही खत्म हो गया था। समीर अपने कमरे में बैठा कुणाल की यादों में खोया हुआ था कि तभी अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई और समीर एकदम से चौंक गया कि इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। समीर जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और उसने बाहर जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो पुलिस खड़ी थी। समीर फिर से टेंशन में आ गया और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, बड़ा शौक था ना तुझे दूसरों की मदद करने का, कर लिया अपना शौक पूरा, अब ये पुलिस तुझे कभी चैन से जीने ही नहीं देगी, क्योंकि इस पुलिस को तूने खुद ही अपने पीछे लगा लिया है। समीर ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अब आपको क्या परेशानी है? हमने वो एफआईआर तो पहले ही वापस ले ली है और अब तो मेरा दोस्त भी मर चुका है, तो अब आपको हमसे क्या चाहिए? ये कहते हुए समीर के शब्दों में थोड़ी सी सख्ती आ गई थी, तो वो इंस्पेक्टर समीर को घूर घूर कर देखने लगा और फिर कहने लगा कि जब तक वो लड़की यहाँ है ये केस कभी खत्म नहीं होगा। तब समीर ने कहा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की तो अपनी मर्जी से यहाँ रहती है और अब वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? आप चाहें तो उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा सकते हैं और उसका बयान दर्ज कर सकते हैं, और अगर वो लड़की अपने घर जाने के लिए राजी है तो आप उसे उसके घर पर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़की अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहती है तो फिर तो मैं उसे जबरदस्ती यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी को मजबूर करने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। तब उस इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन उस लड़की के घर वाले उसे तलाश करते हुए हमारे पुलिस स्टेशन में आए थे और वो अपनी बेटी को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर समीर हैरान रह गया और उसके चेहरे पर चिंता के बादल छा गए थे। समीर ने कहा, तो फिर आपने उनसे क्या कहा इंस्पेक्टर साहब? तो वो इंस्पेक्टर कहने लगा, कहना क्या था, जो सच था वही कहा कि वो लड़की हमारे पास सुरक्षित है और अब वो खुद ही आपके साथ वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन उस लड़की के घर वाले तो जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें एक बार अपनी बेटी से मिलना है और हम अपनी बेटी को वापस लेने आए हैं। ये सुनते ही समीर को एक झटका सा लगा और अचानक ही उसके दिल में इतनी ज्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगी जिसे समीर खुद भी समझ नहीं पा रहा था। हालांकि समीर को तो इस बात से खुश होना चाहिए था कि वो लड़की अपने घर पहुंच जाएगी, और वैसे भी वो लड़की उस परिवार का हिस्सा थी, तो फिर वो लोग अपनी बेटी को इस तरह से अकेला कैसे छोड़ सकते थे। समीर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप उस लड़की से इजाजत लेकर उसे ले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो इंस्पेक्टर तुरंत ही घर के अंदर दाखिल हुआ और पूरे घर का मुआयना करने लगा। समीर ने इंस्पेक्टर को लाउंज में बिठाया और कहा कि मैं अभी उस लड़की को बुलाकर लाता हूँ, वो उस कमरे में है। समीर कुणाल के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो लड़की कुणाल के कमरे में ही रुकी थी, लेकिन समीर ने कल रात से ना तो उस लड़की को देखा था और ना ही उससे मिला था। समीर तो बस अपने कमरे में बंद होकर कुणाल की मौत का मातम मना रहा था, क्योंकि उसने अपने जिगरी यार को हमेशा के लिए खो दिया था। समीर ने धीरे से कुणाल के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो इंस्पेक्टर अभी भी समीर को ही देख रहा था, इसलिए इस बार समीर ने थोड़ा जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार भी दरवाजे पर कोई हरकत नहीं हुई। और फिर जब तीसरी बार खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो समीर ने जोर से धक्का देकर खुद ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर तो समीर की आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था और कमरे की खिड़की खुली हुई थी और वो लड़की कमरे से गायब थी। अचानक ही समीर के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गईं और वो सोचने लगा कि मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ
कि मैंने कल रात से उस लड़की की कोई खबर ही नहीं ली और अब पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई होगी। समीर कमरे से बाहर आया तब उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसने बाहर आकर देखा कि इंस्पेक्टर भी अपनी जगह से उठ चुका था, मानो उसे भी किसी अनहोनी का आभास हो गया था। समीर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की कमरे से गायब है और कमरे की खिड़की भी खुली पड़ी है। इसका मतलब कि शायद वो लड़की भाग गई है। वो इंस्पेक्टर समीर की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगा और फिर कहने लगा, ए लड़के, मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की को बाहर निकालो, क्योंकि अगर वो लड़की नहीं मिली ना तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तुम्हारे खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि उस लड़की के माँ बाप बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं और आज वो अपनी बेटी को लेने भी आ रहे हैं। अगर तब तक वो लड़की नहीं मिली ना तो तुम बहुत बुरी तरह से इस केस में फंस जाओगे और फिर तो शायद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर समीर बहुत परेशान हो गया और अपने माथे पर हाथ मारकर कहने लगा, हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और मेरी जिंदगी के सबसे कीमती समय में मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर समीर जरा सा भी पुलिस और कोर्ट के मामले में फंस जाता ना तो उसका करियर बर्बाद हो जाता और उसकी सालों की मेहनत बेकार हो जाती। समीर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे पता होता कि वो लड़की कहाँ है तो फिर मैं आपसे छुपाकर अपने आप को मुसीबत में क्यों डालता, और फिर मुझे उसे अगवा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो उसे जानता तक नहीं और ना ही मेरा उससे कोई रिश्ता है। वो लड़की तो बस मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और मेरा तो उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तब उस इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा दोस्त अब मर चुका है, इसलिए अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही उस लड़की का लेना देना हो सकता है। और अगर रात तक वो लड़की तुम्हारे घर पर नहीं मिली ना तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। वो इंस्पेक्टर समीर को धमकी देकर घर से बाहर निकल गया और समीर धड़ाम से सोफे पर गिरकर अपने बाल नोचने लगा और सोचने लगा, हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अभी तो समीर कुणाल की मौत के गम से बाहर भी नहीं आया था, उससे पहले ही एक नई मुसीबत ने समीर को चारों तरफ से घेर लिया था। अब समीर के दिल में कई सारे सवाल एक साथ ही उठने लगे कि आखिर वो लड़की कहाँ गई होगी, क्योंकि वो अपने घर वापस तो जाना ही नहीं चाहती थी। कहीं उस लड़की ने किसी नदी या नहर में कूदकर खुदकुशी तो नहीं कर ली होगी। ये ख्याल दिमाग में आते ही समीर के अंदर एक आग सी जलने लगी थी। समीर जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही घर से बाहर निकल गया। समीर उस लड़की को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था, लेकिन वो उसे ढूंढता भी तो कहाँ ढूंढता, क्योंकि समीर को तो उस लड़की के नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं था। समीर दिन भर सड़कों पर घूमता रहा, हर अस्पताल में पूछ लिया और एक एक मुर्दाघर छान मारा, लेकिन उस लड़की का कहीं कोई पता नहीं चला। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था और समीर का उस घर में वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो जाता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि अगर समीर भाग जाता तब तो सारा शक उस पर ही आ जाता और फिर तो वो बुरी तरह से इस केस में फंस जाता। और तभी समीर के दिमाग में एक ख्याल आया कि अब उसे खुद ही लड़की के घर वालों से मिलना होगा और उन्हें ये बात बतानी होगी कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं है और उसे तो खुद भी नहीं पता कि वो अचानक कहाँ चली गई है। समीर ने सोचा कि अब तो यही एक रास्ता है, हो सकता है कि शायद वो लोग मेरी बातों पर विश्वास कर लें। और फिर जब समीर अपने घर में दाखिल हुआ तो उसे अपने किचन से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थी। समीर के कान तुरंत ही खड़े हो गए और वो सोचने लगा कि मेरे अलावा इस घर में और कौन आ सकता है भला। लेकिन फिर जैसे ही समीर धीरे से चलता हुआ किचन की ओर आया और किचन के अंदर झांक कर देखा तो वो चौंक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं,
क्योंकि वो लड़की तो किचन में बहुत बेफिक्र होकर खाना बना रही थी। उस लड़की के चेहरे पर कोई चिंता या उदासी नहीं थी, बल्कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रही थी, जैसे कि उसकी जिंदगी में उसके साथ कभी कोई हादसा हुआ ही ना हो और उसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल गुजर रही हो। समीर ने अचानक ही उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया, तो उसके हाथ से चाकू छूटकर दूर जा गिरा। पता नहीं समीर को उस लड़की पर इतना गुस्सा क्यों आया था, लेकिन समीर की इस हरकत से उस लड़की का चेहरा भी लाल हो गया था, क्योंकि उस लड़की को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि समीर उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आएगा। समीर ने उस लड़की से कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें ढूंढने के लिए मैं पूरा दिन सड़कों पर, अस्पताल में और मुर्दाघरों में, यहाँ तक कि नदी नालों में भी भटकता रहा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। ये कैसा बेहुदा मजाक किया था तुमने मेरे साथ। तब वो लड़की कहने लगी, लेकिन मैं तो पूरा दिन घर पर ही थी और मैंने तो इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। अभी अभी बस कुछ किराने का सामान लाने के लिए बाहर निकली थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सोचा कि घर पर ही हम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो और अब तो तुम्हें भी भूख लगी होगी ना। आओ हम दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, खाना रेडी हो चुका है। समीर ने उस लड़की को घूर कर देखा और कहने लगा, अरे यार, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती हो। तब उस लड़की ने कहा, तो अब और क्या करूं मैं? क्या मैं भी तुम्हारे उस कायर दोस्त की तरह मर जाऊं, जो मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ तोड़कर मुझे बीच रास्ते में ही अकेला छोड़कर मर गया। तब समीर ने कहा, लेकिन मुसीबत में तो मैं भी फंस चुका हूँ और अब इस मुसीबत से तो मिलकर छुटकारा पाना ही बेहतर है। तब वो लड़की कहने लगी, तो फिर क्या प्लान सोचा है तुमने? तो समीर कहने लगा, प्लान से क्या मतलब है तुम्हारा? अब कोई प्लान ब्लान के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेने आ रहे हैं, तो तुम चुपचाप उनके साथ चली जाना, इसी में समझदारी है। आखिर वो माँ बाप है तुम्हारे, कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो तुम उनसे डर कर यहाँ छिप कर बैठी रहो। तब उस लड़की ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर अपने घर तो वापस नहीं जाऊंगी। उस लड़की के स्पष्ट शब्दों में छिपे हुए मजबूत इरादे को सुनकर समीर तो पूरी तरह से हैरान रह गया। समीर ने कहा, घर वापस नहीं जाऊंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम घर नहीं जाओगी तो और कहाँ जाओगी? तब वो लड़की कहने लगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अपने घर तो वापस नहीं जाऊंगी। तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते, वो लोग अपनी आन बान शान के लिए मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत को बचाने के लिए एक औरत को मारने में कुछ भी गलत नहीं लगता। और मेरा होने वाला पति तो मेरे भाइयों से भी ज्यादा खतरनाक है और वो अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब मैं अपने घर वापस तो नहीं जा सकती। समीर ने उस लड़की से पूछा, तो क्या तुम इसीलिए घर छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि पुलिस तुम्हें लेने आई थी? तब वो लड़की कहने लगी, नहीं, मैं भागी नहीं थी, बल्कि मैं तो इसी कमरे की अलमारी में छुपकर बैठ गई थी और सारा सामान बिखेरकर कमरे की खिड़की खोल दी, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं घर से भाग गई हूँ। ये सुनकर समीर तो उस लड़की की चालाकी पर हैरान रह गया और फिर कहने लगा कि तुम मुझे ये तो बताओ कि इन सब में मेरा क्या कसूर है। तब उस लड़की ने कहा, तुम्हारा कसूर बस इतना ही है कि तुम कुणाल के दोस्त हो। उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुनकर समीर तो एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो लड़की तो उल्टा समीर के साथ ही अन्याय कर रही थी, जबकि समीर तो उससे हमदर्दी रखता था। उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर तो समीर का खून भी खौल उठा और वो उस लड़की को चेतावनी देते हुए कहने लगा, खबरदार, अगर तुमने यहाँ से हिलने की कोशिश भी की तो अभी कुछ ही देर में पुलिस तुम्हें लेने यहाँ आ जाएगी और तुम भी चुपचाप पुलिस के साथ चली जाओगी
और इस बार तो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। अरे भाई, मैं खुद भी एक मजबूर इंसान हूँ, और मैं तो खुद अपने दोस्त के रहमो करम पर जी रहा था, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ भला। समीर तो वाकई में मजबूर था, क्योंकि उस लड़की की वजह से समीर का फ्यूचर खतरे में पड़ चुका था। उस लड़की ने कहा, ठीक है तो फिर आने दो पुलिस को और मेरे घर वालों को, मैं तो उन्हें साफ साफ बता दूंगी कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर मेरे साथ वो जुर्म किया है और मुझे अपनी मनमानी का निशाना बनाया है। मुझे तो मेरे घर वाले मार ही डालेंगे, लेकिन बच तो तुम भी नहीं पाओगे, और तुम्हारा अंजाम तो कुणाल से भी ज्यादा दर्दनाक होगा, क्योंकि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। उस लड़की ने इतने सख्त लहजे में ये सारी बातें कही थी, जिसे सुनकर समीर का तो सिर चकराकर रह गया था। समीर ने कहा, देखो लड़की, मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास से डरने वाला नहीं हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं तो मरूंगी ही, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगी। तब समीर ने कहा, लेकिन तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं तो शुरुआत से ही तुमसे हमदर्दी जता रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे ही दोषी ठहराने लगी हो। तब वो लड़की कहने लगी, एक तरीका है जिससे हम दोनों की जान बच सकती है। तो समीर ने कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है? इससे पहले कि वो लड़की समीर को कोई भी जवाब देती, अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनते ही समीर और वो लड़की दोनों ही चौंक गए। समीर जानता था कि बाहर कौन आया होगा, और ये ख्याल दिमाग में आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब समीर को तो इस बात का डर था कि कहीं उस लड़की ने सच में उस पर झूठा आरोप लगा दिया, तो फिर वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर पाएगा। अगर समीर को एक दिन भी जेल में बिताना पड़ता ना, तो फिर उसका तो करियर बर्बाद हो जाता। अब क्या करूं और क्या ना करूं, समीर इसी उलझन में फंसा हुआ था कि तभी उस लड़की ने कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ एक ही मिनट है। तुम जेल जाना चाहते हो या फिर मेरे साथ भागना चाहते हो? उस लड़की की ये बात सुनकर तो समीर दंग रह गया कि ये कैसी नासमझ लड़की से पाला पड़ गया है मेरा। क्योंकि समीर तो उस लड़की को बहुत ही मजबूर और कमजोर समझ रहा था, लेकिन ये लड़की तो कुछ अलग ही किस्म की इंसान थी, जो उल्टा समीर को ही मजबूर कर रही थी। समीर ने कहा, देखो लड़की, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। तो वो लड़की कहने लगी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं तो हम दोनों की भलाई के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। इतना कहकर उस लड़की ने समीर का हाथ पकड़ा और फिर समीर की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, समीर ज्यादा सोचो मत, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इस कमरे की खिड़की से कूद जाते हैं। क्योंकि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो अपने घर वालों के हाथों से नहीं बच पाऊंगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मर जाऊं। ये कहते हुए उस लड़की ने समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और तेजी से कुणाल के कमरे की खिड़की की तरफ भागने लगी। समीर के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि पुलिस वाले इतनी जोर से दरवाजा पीट रहे थे, मानो अभी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएंगे। पहले तो वो लड़की खुद खिड़की से कूदी, और वो लड़की इतनी चालाकी से खिड़की से कूद रही थी जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट हो। और फिर उस लड़की के पीछे पीछे समीर भी खिड़की से कूद गया, और इस तरह से वो दोनों घर की दीवार फांदकर बाहर आ गए। उस लड़की ने जल्दी से एक टैक्सी रुकवाई और फिर दोनों उसमें बैठकर निकल गए। समीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये सब क्या कर दिया था। अब समीर को अपनी बेवकूफी पर पछतावा भी हो रहा था कि जहां उसे हालात का सामना करना चाहिए था, वहीं वो बिना किसी कसूर के भाग निकला था। समीर तो उस लड़की की बातों में आ गया था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब तो समीर की नॉर्मल जिंदगी एक रोलर कोस्टर में बदल गई थी, जिसमें पता नहीं अब कितने और कौन कौन से उतार चढ़ाव आने बाकी थे।
वो लड़की बिल्कुल बेफिक्र होकर खिड़की से बाहर देख रही थी और समीर उस लड़की को देखे जा रहा था, जबकि उनकी टैक्सी हवा से बातें करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। समीर को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने क्या कर दिया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी भी वक्त है और वो अपनी जेब में रखे मोबाइल से पुलिस को कॉल कर सकता है। समीर ने अपनी जेब से मोबाइल बाहर निकाला, लेकिन अगले ही पल उसने मोबाइल को फिर से अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो समीर उस लड़की के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था। समीर ने उस लड़की से पूछा, बताओ अब आगे का क्या प्लान है? नदी में कूदना है या गाड़ी से कूदकर अपनी जान देनी है? समीर की ये बात सुनकर वो लड़की समीर की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी और समीर तो उस लड़की की आंखों में देखकर हैरान था कि वो कितने मजबूत इरादे वाली लड़की थी। एक ऐसी लड़की जो किसी की समझ में नहीं आती थी और वो सिर्फ वही करती थी जो वो खुद करना चाहती थी। समीर के सवाल का जवाब देते हुए वो लड़की कहने लगी, भाई मैं तो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती और ना ही तुम्हें मारना चाहती हूँ। उल्टा मैंने तो तुम्हें अपने घर वालों से बचाया है, क्योंकि जब तुम मुझे मेरे घर वालों को सौंप देते ना, तो वो सिर्फ मुझे ही अपने साथ नहीं ले जाते, बल्कि तुम्हें भी घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाते। क्योंकि तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते ना कि वो किस तरह के लोग हैं। वो लोग तो यही समझते कि तुमने ही मेरे साथ वो सब कुछ किया है और मैं अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे साथ ही भाग आई हूँ। अगर हम दोनों मेरे घर वालों के हाथ लग जाते ना, तो वो हम दोनों को ही मार देते। शुक्र मनाओ कि मैंने अपने साथ साथ तुम्हारी जान भी बचाई है। वो लड़की तो बोले ही जा रही थी, जबकि समीर भी उसे बिना पलके झपकाए देखे ही जा रहा था, क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी थी। उस लड़की ने समीर को बताया कि वो एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी है और वो 6 भाइयों की इकलौती बहन है। वो लड़की तो यहाँ शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी और तब उसे पता चला कि कुणाल उस पर अपना दिल हार बैठा है। कुणाल उस लड़की से इतना प्यार करने लगा था कि वो उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कुणाल को नजरअंदाज करती रही, क्योंकि अगर उसके भाइयों को या बाप को जरा सी भी भनक लग जाती ना कि कुणाल उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो कुणाल को तो जान से मार ही देते, साथ ही साथ उस लड़की को यानी कि नित्या को भी खत्म कर देते। नित्या एक राजपूत घराने की बेटी थी, जहां परिवार की इज्जत और मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि इससे पहले नित्या की एक कजिन ने भी अपनी पसंद के लड़के से भागकर शादी कर ली थी और फिर जब उसके घर वालों को इस बारे में पता चला, तो वो लोग भूखे भेड़ियों की तरह उन दोनों के पीछे पड़ गए थे। और फिर जब वो दोनों उनके हाथ लग गए, तो उन दोनों को एक दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया था। जिस दिन कुणाल नित्या को पार्लर से उठा लाया था, तब कुणाल को बिल्कुल भी पता नहीं था कि नित्या एक बहुत बड़े राजपूत घराने से ताल्लुक रखती है। कुणाल तो बस नित्या से बेइंतहा प्यार करने लगा था और वो नित्या को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। अगर कुणाल उस रोड एक्सीडेंट में नहीं भी मरता ना, तो भी बहुत ही जल्द नित्या के घर वाले उसे ढूंढकर मार देते और उसके साथ साथ नित्या भी मारी जाती। समीर नित्या की बातें सुन तो रहा था, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी उसका दिल धड़कना ही बंद कर देगा। अब तो समीर कुणाल पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था कि उसने किस मुसीबत को उसके गले में डाल दिया था और खुद चैन से मौत की नींद सो गया था। समीर अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। तब नित्या ने कहा, तुम चिंता मत करो समीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वाकई में बेकसूर हो और तुमने तो मेरी मदद करने की हर मुमकिन कोशिश की है। तब समीर ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर वाले तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं ना, तो अब हम कहाँ जाएंगे? और हम जहाँ भी जाएंगे वो लोग तो हमें किसी भी तरह से ढूंढ ही लेंगे।
तब नित्या ने कहा, अगर हम घर से बाहर कदम ही नहीं रखेंगे तो फिर वो लोग हमें कैसे ढूंढ पाएंगे। नित्या की ये बात सुनकर समीर हैरान रह गया। तो नित्या कहने लगी, मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, हम उसके फार्म हाउस पर जा रहे हैं और वो फार्म हाउस शहर से बहुत दूर किसी अनजान इलाके में है और मेरे घर वाले कोई सुपरमैन नहीं हैं जो वो हमें वहाँ से भी ढूंढ लेंगे। हमें कुछ दिन तो वहीं छुपकर रहना होगा, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तब समीर ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं इस तरह से छुपकर नहीं बैठ सकता, मेरा रिजल्ट आने वाला है और इस तरह से छुपने से तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तब नित्या ने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे करियर को, क्योंकि जिस घर में तुम रहते थे वो घर तो कुणाल के नाम पर है और जिस इंस्पेक्टर के पास हमने एफआईआर दर्ज कराई थी उसने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही देखा है और वो तुम्हारा नाम पता कुछ भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। लेकिन हाँ, एक इंसान है जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और वो है कुणाल का बड़ा भाई। तो तुम एक काम करो, अभी के अभी कुणाल के भाई को फोन करो और उनसे कहो कि अगर पुलिस तुम्हारे बारे में उनसे कुछ भी पूछे तो वो पुलिस को तुम्हारे बारे में कोई भी जानकारी ना दें और पुलिस को सिर्फ इतना ही बताएं कि एक लड़का कुणाल के साथ उसके फ्लैट में रहता जरूर था, लेकिन उन्हें उस लड़के के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। ये तो अच्छा है कि मेरे घर वालों में से किसी ने भी तुम्हें नहीं देखा है, वरना तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन अब तुम बेफिक्र होकर अपने करियर पर ध्यान दे सकते हो और वैसे भी तुमने तो यूपीएससी की एग्जाम दी है ना, और उसका रिजल्ट आने में तो अभी बहुत दिन बाकी पड़े हैं। कुछ भी कहो, लेकिन नित्या का दिमाग बहुत ही तेज था, क्योंकि सच में उस इंस्पेक्टर के अलावा किसी ने भी समीर को नहीं देखा था कि समीर कुणाल या फिर नित्या के साथ जुड़ा हुआ है। समीर ने एक गहरी सांस ली और कुणाल के भाई को फोन करके पूरी घटना से आगाह किया। तब कुणाल के भाई ने समीर से कहा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि वैसे भी वो घर अब जल्दी ही बिकने वाला है, इसलिए तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही समीर ने एक सुकून भरी सांस ली, लेकिन फिर उसने सोचा कि मेरी सारी परेशानी तो इस लड़की की वजह से है और जब तक ये लड़की मेरे साथ रहेगी मैं ऐसे ही परेशानी में रहूंगा। और फिर कुछ सोच समझकर समीर ने नित्या से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे यहीं उतार दो और खुद अपनी दोस्त के फार्म हाउस पर चली जाओ। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला जाता हूँ, मेरे घर वाले भी मुझे मिलने के लिए तरस रहे होंगे। समीर की बात सुनकर नित्या कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप समीर की तरफ देखने लगी, जैसे वो कोई फैसला नहीं कर पा रही हो कि वो समीर को क्या जवाब दे। लेकिन फिर कुछ देर बाद नित्या ने समीर से कहा, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता तुम मेरे साथ उस फार्म हाउस में रह सकते हो, तब तक हमें हालात की नजाकत का अंदाजा भी हो जाएगा। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने घर वालों की नजरों में कभी नहीं आऊंगी और मैं बस उस फार्म हाउस के अंदर ही पड़ी रहूंगी। और फिर जब तुम्हें इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरे घर वाले सच में तुम्हें तलाश नहीं कर पा रहे हैं, तब तुम अपने गांव चले जाना। क्योंकि अगर तुम अभी अपने गांव चले गए ना, तो हो सकता है कि मेरे घर वालों को कहीं से तुम्हारा सुराग मिल जाए और फिर तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप भी खतरे में पड़ जाएंगे। समीर, जिसने अपने गांव जाने का मन बना लिया था, नित्या की बातें सुनकर वो एकदम से झाग की तरह बैठ गया, क्योंकि समीर के पास अब नित्या की बात मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। यूपीएससी की एग्जाम तो समीर ने दी थी, लेकिन नित्या का दिमाग शायद समीर के दिमाग से भी ज्यादा तेज चल रहा था। फार्म हाउस जाने का रास्ता बिल्कुल साफ था, इसलिए उनकी टैक्सी तो जैसे हवा में उड़ रही हो ऐसे चल रही थी। समीर मुंह लटकाए चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब उसकी जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। क्योंकि समीर को तो ऐसा ही लगता था कि अब तो आने वाला हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर ही आने वाला है। क्योंकि जब से नित्या समीर की जिंदगी में शामिल हुई थी,
समीर की जिंदगी तो जैसे रोलर कोस्टर बन गई थी। अभी तो समीर एक परेशानी का हल निकाल भी नहीं पाया था कि तभी कुणाल की आखिरी विनती उसके कानों में गूंजने लगी थी। समीर ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए ताकि वो आवाज उसके कानों में ना गूंजे जो कुणाल ने मरते वक्त उसके कानों में कही थी। समीर की इस हरकत पर नित्या हैरत से समीर की तरफ देखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ समीर, तुमने अपने कान क्यों बंद कर रखे हैं? तब समीर ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब समीर को अपनी जिंदगी एक भयानक सपने जैसी लग रही थी और वो बस इसी इंतजार में था कि कब उसकी आंख खुल जाए और वो इस भयानक सपने से बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। मगर समीर जानता था कि नित्या के रहते उसकी जिंदगी शायद अब कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो जल्द से जल्द नित्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन समीर को ये नहीं पता था कि अब वही नित्या उसकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम जगह पर राज करने वाली है, इतनी अहम जगह कि समीर चाहकर भी अब उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकता था। समीर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई, तो सामने का मंजर देखकर समीर और नित्या दोनों ही चौंक गए। उनकी आंखों ने अभी अभी जो कुछ भी देखा था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके सारे प्लान मिट्टी में मिल गए थे, क्योंकि सामने पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने उनकी टैक्सी को चारों तरफ से घेर लिया था। शायद अब नित्या और समीर दोनों की जिंदगी की पतंग कटने वाली थी, क्योंकि वो दोनों ही पुलिस के घेरे में आ चुके थे। और फिर नित्या और समीर एक दूसरे को ऐसे तो देखने लगे जैसे वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देख रहे हों। अब आगे क्या होगा? क्या समीर और नित्या की जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी और क्या सच में नित्या के घर वाले दोनों को मौत के घाट उतार देंगे? समीर और नित्या की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेने वाली है, ये सब मेरे प्यारे दर्शकों को कहानी के अगले और अंतिम भाग में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस कहानी को एक ही भाग में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए इस कहानी को मुझे टुकड़ों में लिखना पड़ा है। दोस्तों, कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कहानी का अगला और आखिरी भाग तैयार होते ही उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जोड़ दी जाएगी। और जैसे कि मैंने इस कहानी के अगले भाग में कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त जो मुझे कमेंट करके पूछेंगे उन्हें मैं पर्सनली कमेंट में भी लिंक दे दूंगी और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहानी का अगला भाग सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज तक आप सभी ने मुझे और मेरी चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।